नमस्ते। इस वीडियो में देखिए हम अपनी जो साइकोलॉजी मनोविज्ञान की रीट एग्ज़ाम 2025 के लिए जो सीरीज चल रही है इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक देखिए हमने अभिवृद्धि और विकास में अंतर ये जो मैटर है वो लास्ट क्लास तक हमने कवर कर लिया है। अजय चौधरी सर के द्वारा उपलब्ध करवाई गई ये नोट्स काफ़ी अधिक शानदार है, हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। थर्ड ग्रेड के अलावा आपके सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सभी एग्जामों में ये काम आएंगे। तो आप चाहे तो या तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये जो मैं वीडियो आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ इनका आपको बार बार रिवीजन करना है। शुरुआत करते हैं विकास के नियमों से। देखिए विकास के नियमों से डायरेक्टली प्रश्न बनता है। एक तो इस प्रकार का प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा विकास का नियम नहीं है, और एक इस प्रकार का भी क्वेश्चन बनता है कि कोई एक नियम पूछेंगे, उसकी कुछ विशेषताएं आपको दे रखी होगी, तो कौन सा नियम क्या कह रहा है ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो पहला नियम देखते हैं। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये विकास का पहला नियम है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया सभी जगह समान रूप से होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि भारत हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, कौन सा भी देश हो, सभी जगह विकास की जो प्रक्रिया होती है वो समान रूप से होती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जन्मते ही बच्चा के दांत आ जाए या फिर जन्म से बच्चा चलने लग जाए। सभी के अंतर्गत सभी जगह पर विकास की जो प्रोसेस होती है वो सेम होती है। सेकंड जो विकास का नियम है वो है विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। गर्भाधान से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलती रहती है विकास की प्रक्रिया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, विकास गर्भाधान से लेकर और जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये आप ध्यान रखिएगा, निरंतरता का सिद्धांत इसको कहा जाता है। तो ये विकास का दूसरा नियम है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्रमिक विकास का सिद्धांत, डेफिनेट सीक्वेंस। एक प्रजाति विशेष के सभी सदस्यों में एक जैसा क्रम पाया जाता है। जैसे कि बच्चा, हम मनुष्यों के अंतर्गत सबसे पहले क्या है, जो बच्चे होते हैं वो पहले घुटनों के बल पर और बाद में पैरों के बल पर चलना सीखते हैं। तो ये एक सीक्वेंस के अंतर्गत विकास की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है। तो ये है विकास का तीसरा नियम, क्रमिक विकास का सिद्धांत। इसी प्रकार जानवरों के अंतर्गत भी विकास का ये जो नियम है वो काम करता है। अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग प्रकार के ये क्रम के अंतर्गत विकास होता रहता है। आगे हैं फोर्थ नंबर पर पूर्व कथनीयता का सिद्धांत। ये हमने लास्ट क्लास के अंतर्गत भी देखा था, प्रेडिक्शन वाला। तो ये देखते हैं वापस, प्रेडिक्टेबल ये एक विकास का सिद्धांत भी है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, विकास प्रतिमान पूर्व कथनीय होते हैं, अतः भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास देखिए आप सभी को पता है, विकास जैसे कि कोई बच्चा है, 1 साल का हो चुका है, उस समय उसके अंतर्गत कुछ परिवर्तन आएंगे। 6 साल का होने के बाद में उसके अंतर्गत कुछ अलग परिवर्तन आएंगे। 10 साल का होने पर अलग परिवर्तन आएंगे। 18 साल तक लगभग वो पूरा परिपक्व हो जाता है। विकास की जो ये प्रक्रिया है कुछ हद तक प्रिडिक्टेबल होती हैं। हम अनुमान लगा सकते हैं एक छोटे से बालक का कि ये 18 साल तक लगभग पूरा परिपक्व हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो विकास होता है वो विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, प्रेडिक्टेबल है। नीचे यहाँ पर देखिए, पूर्व कथन का शिक्षा की योजना, अगली अवस्था की तैयारी आदि के दृष्टिकोण से भी महत्व है। आगे देखते हैं नियम नंबर 5। ये नियम नंबर यहाँ पर 5 है। तो 5 नंबर नियम क्या कहता है, विकास की गति जो है वो परिवर्तित होती है। देखिए इससे पहले हमने एक सिद्धांत पढ़ा था, निरंतरता का सिद्धांत। विकास निरंतर होता है, लेकिन विकास की जो गति है वो जरूर नहीं है कि एक समान ही हो, वो कभी अधिक होती है कभी धीमे होती है। ये जरूर आप ध्यान रखिएगा, विकास निरंतर होता रहता है लेकिन गति हमेशा एक समान नहीं रहती। यहाँ पर देखिए विकास चक्र दे रखा है टैनर व मेरेडिथ का। तो इनका ये विकास चक्र आप ध्यान रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। देखिए इन्होंने बताया कि गर्भाधान से लगाकर 2 वर्ष तक जो विकास होता है वो तेज गति से होता है। 3 वर्ष लगाकर वय संधि प्यूबर्टी तक विकास धीरे होता है। फिर बाद में वय संधि से लगाकर 16 वर्ष तक वापस विकास जो है वो तेज गति से होता है। इसके अलावा देखिए 16 वर्ष लगाकर परिपक्वता तक जो विकास होता है वो धीरे धीरे होता है। तो जो विकास की जो गति है वो परिवर्तित होती रहती है।
ये इस एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। आगे 6 नंबर पर जो विकास का नियम है ये भी काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक विकास जो है वो उत्तर या फिर परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। यानी शुरुआत के अंतर्गत बच्चों में जो विकास होता है वो बाद में होने वाले विकास से काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट होता है। बालकों का प्रारंभिक जो अवस्था है बालकों की, उसका विकास अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट आते हैं इस प्रकार के कि बालकों का प्रारंभिक जो विकास है वो परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण है या नहीं है, इस प्रकार के कथन बनते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है प्रारंभिक अवस्थाओं का जो विकास है वो अधिक महत्वपूर्ण है। अब देखिए अवस्थाओं के जो सामान्य वर्गीकरण है इनको देख लेते हैं। 4 प्रकार की अवस्था यहाँ दे रखी है। शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और वयस्क अवस्था। शेष अवस्था का टाइम पीरियड है जन्म से लगाकर 5-6 वर्ष, बाल्यावस्था का 6 से 12, किशोर अवस्था का 12 से लगाकर 18-19 वर्ष और वयस्क अवस्था का 19-20 या फिर 18-19 के पश्चात का जितना भी समय है वो समय माना जाता है एडल्टहुड इसके अंतर्गत। तो ये सामान्य वर्गीकरण है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, हालांकि यहाँ से प्रश्न कम बनते हैं। आगे जो है 7 नंबर पर व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। मनुष्यों में समानता होने के बावजूद भी व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। इसका मेन कारण क्या है, वो है वंशक्रम एवं वातावरण। यानी प्रत्येक बालक का वंशक्रम अलग होता है, वातावरण अलग होता है, इस कारण अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग प्रकार से विकास होता है। तो यह है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। 8 नंबर पर है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इंग्लिश में भी आप ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो ये विकास का एक नियम है। इसका एक अन्य नाम भी है जो कि कई बार एग्जामों के अंतर्गत आया हुआ है, प्रकृति पोषण विवाद, नेचर नर्चर डिबेट। तो यहाँ पर देखिए जो वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम का संबंध है प्रकृति से, वातावरण का संबंध है पोषण से। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्जामों के अंतर्गत प्रश्न बने हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं। बालक है, बालक का वंशक्रम यानी माता पिता अगर अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, उनकी संतान प्लस माता पिता के द्वारा बच्चों को किस वातावरण में रखा जाता है, इन दोनों का जो अंतःक्रिया है, इनकी दोनों की अंतःक्रिया से बालक का विकास उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब आगे देखते हैं। 9 नंबर पर है परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरलेशन। तो ये क्या है, सामान्यतः जिस बालक के शारीरिक आयाम में तीव्र गति से विकास होता है उसमें मानसिक, सामाजिक तथा सांवेगिक विकास भी तीव्र या फिर शीघ्र होता है। यही है परस्पर संबंध का सिद्धांत। आगे नियम नंबर जो 10वां है वो है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों को, ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, एकीकरण का सिद्धांत क्या है, बालक सबसे पहले संपूर्ण अंगों को फिर उस अंग के भागों को उपयोग में लेना सीखता है। ठीक है, जैसे कि कोई एक पेन है, इसको उठाना है तो केवल अपनी जो उंगलियां हैं या फिर हाथ है अगला वाला हथेली, उससे हम इसको पकड़ सकते हैं। लेकिन बच्चा क्या करेगा, उसके संपूर्ण अंग यानी पूरे हाथ को वो पूरे हाथ का पहले यूज करेगा, उसके बाद में इनका। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद वह संपूर्ण अंग तक उसके भागों को एकीकृत रूप से उपयोग में लाना सीखता है। तो ये आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा, एकीकरण के सिद्धांत के बारे में। अगला जो नियम है वो है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये देखिए, ये जो पॉइंट है कई बार के एग्जामों के अंतर्गत आया हुआ है, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास हमेशा चलता है, एग्जाम के अंतर्गत उल्टा दे रखा होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। जैसे शिशु शुरू में किसी वस्तु तक पहुंचने के लिए संपूर्ण शरीर को घुमाने का प्रयास करता है, बाद में केवल हाथ को। तो ये जो नियम है ना, ये नियम है सामान्य से विशिष्ट की ओर।
तो ये आप ध्यान रखिएगा। 12वां नंबर पे जो विकास का नियम है वो है विकास परिपक्वता तथा अधिगम के परिणाम स्वरूप होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट विकास का ये नियम है, परिपक्वता तथा अधिगम के परिणाम स्वरूप विकास होता है। अब देखिए, आनुवंशिक रूप से उपस्थित गुणों का प्रदर्शित होना परिपक्वता कहलाता है। इसके कारण शारीरिक अंगों, तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियों आदि में समय के साथ में सक्षमता आती जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्या है, परिपक्वता। यानी समय के साथ में अपने शरीर के अंतर्गत जितने भी प्रकार के परिवर्तन हमें दिखते हैं, जो जिनका संबंध आनुवंशिक है, उन्हीं को कहा जाता है परिपक्वता। तो ये परिभाषा आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आनुवंशिक रूप से उपस्थित गुणों का प्रदर्शित होना समय के साथ साथ में ये परिपक्वता कहलाता है। वांछित परिपक्वता आ जाने पर अभ्यास का अवसर मिलना या अधिगम का होना भी जरूरी है। जब ये दोनों चीजें होगी, परिपक्वता प्लस अधिगम, ये दोनों मिलेगी, तभी क्या होगा, किसी बालक का अच्छे से विकास होगा। तो ये है बालक के विकास का परिपक्वता तथा अधिगम का नियम। तो ये आप ध्यान रखिएगा, विकास बराबर है परिपक्वता गुणा अधिगम। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बालक का विकास परिपक्वता तथा अधिगम दोनों की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। बालक का जो विकास है, वो बालक की जो परिपक्वता है, समय के साथ साथ उसके अंतर्गत जितना भी परिवर्तन आ रहा है आनुवांशिक रूप से, और बच्चा अपने वातावरण से, अभ्यास से क्या क्या सीख रहा है, इन दोनों की अंतःक्रियाओं से उसका विकास काफी अधिक डिपेंडेंट होता है, निर्भर करता है। आगे जो हमारा नियम नंबर है वो है नियम नंबर 13, विकास की दिशा का सिद्धांत। ये 13 नंबर है यहाँ पर, विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। बालकों के शारीरिक व क्रियात्मक विकास में विकास की दिशा के दो मुख्य नियम हैं। दो मुख्य नियम कौन कौन से, मस्तकाधोमुखी और निकट दूर क्रम। देखिए, हिंदी वाले जो ये टर्म्स है ना, ये एग्जामों के अंतर्गत कम आते हैं। इंग्लिश वाले टर्म्स आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। सिफेलोकैडल सीक्वेंस और निकट दूर क्रम जो है, इसको इंग्लिश में फ्लेक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस कहते हैं। इनको आप समझते हैं। सबसे पहले ये देखिए, जो ये है सिफेलोकैडल वाली, यहाँ पर ये सिफेलोकैडल सीक्वेंस है, यहाँ पर है फ्लेक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। तो मस्तकाधोमुखी क्रम, ये इसके अंतर्गत विकास जो है वो सिर से पैरों की ओर चलता है। निकट दूर के अंतर्गत जो विकास है वो केंद्र से सिरों की ओर, ठीक है, यानी बाहरी छोर की ओर चलता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए चित्र भी बना हुआ है, सिर से नीचे की ओर चल रहा है। यहाँ पर ये बीच में जो पॉइंट है, यहाँ से ये शरीर के बाहरी छोरों की ओर विकास का क्रम चल रहा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, फ्लेक्सिमोडिस्टल केंद्र से बाहर की ओर, सिफेलोकैडल सिर से पैर तक। अब देखिए, थोड़ा सा इनको वापस देखते हैं। मस्तकाधोमुखी क्रम ये लंबवत दिशा में होता है, ठीक है, लंबवत दिशा में विकास होता है। विकास सिर से पैरों की ओर होता है। सिर तथा उसके समीपवर्ती अंगों जैसे गर्दन व मुंह की क्रियाएं सबसे पहले विकसित होती हैं। इसके बाद में धड़ की व इसके बाद पैरों की क्रियाएं विकसित होती हैं। तो ये आप ध्यान रखिए। अब देखिए, सिफेलोकैडल, इन शब्दों का भी मतलब समझ लेते हैं। सिफेलो का मतलब होता है स्कल यानी खोपड़ी, कॉडल जो कैडल है इसका मतलब होता है टेल यानी पूंछ। तो इनका थोड़ा मतलब भी आप ध्यान रखिएगा, सिफेलोकैडल का मतलब क्या होता है। हालांकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आने की कम संभावना है। ये जो मैटर लिखा हुआ है यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आगे देखिए, ये है विकास सिर से पैर की ओर, ठीक है, यही वाला है सिफेलोकैडल वाला। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है। शिशु पहले सिर उठाता है, उसके बाद में बैठना शुरू करता है, फिर खड़ा होता है और फिर चलता है। तो इस तरह ये जो विकास है वो बालक के अंतर्गत होता है। आगे है
फ्लेक्सिमोडिस्टल निकट दूर क्रम, क्षैतिज दिशा में विकास का जो क्रम है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। इसके बाद बाहरी छोरों की ओर विकास होता है। पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके बाद भुजाओं का, फिर हाथ का, फिर हाथ की उंगलियों का विकास होता है। तो ये है निकट दूर क्रम। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला जो हमारा विकास का नियम है वो है विकास रेखीय न होकर वर्तुलाकार स्पाइरल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो विकास रेखीय न होकर वर्तुलाकार होता है। यहाँ पर देखिए जो ये चित्र दे रखा है वो है वर्तुलाकार। ठीक है, विकास यहाँ से किसी पॉइंट से शुरू होता है, तो विकास इस तरह चलता है, ना कि विकास आगे की ओर और पीछे की अवस्थाओं पर बिना ध्यान दिए। विकास हमेशा जो हमारी पिछली अवस्थाएं होती हैं उनको सीखते हुए, हम उनसे एक्सपीरियंस लेते हुए भी हमारा आगे का जो विकास है वो निर्भर करता है। यानी पहले वाला विकास जो हमारा हो रखा है, आगे होने वाले विकास में वो फायदा पहुंचाता है। तो इस तरह जो विकास की जो दिशा होती है वो रेखीय न होकर वर्तुलाकार होती है। विकास रेखीय न होकर वर्तुलाकार होता है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इंडिविजुअल स्टार्ट्स हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। आगे जो है वो है नियम नंबर 15। प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं होती हैं। तो ये विकास का एक नियम है, आप ध्यान रखिएगा। प्रत्येक समाज में बालकों से उनकी उम्र के अनुसार कुछ प्रत्याशाएं जुड़ी होती हैं, जिसे सामाजिक प्रत्याशा कहा जाता है। और हेविंगहर्स्ट ने इस प्रत्याशा को क्या कहा था? विकासात्मक कार्य कहा था। तो ये फैक्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला जो नियम है वह विकास के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ अंतर्निहित कठिनाई होती है। जैसे उचित अधिगम हेतु वातावरण न मिल पाना, तो ये विकास के क्षेत्र में एक कठिनाई है। तो प्रत्येक क्षेत्र में कुछ अंतर्निहित कठिनाइयाँ होती हैं विकास के। तो ये विकास के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जो हमने इस क्लास में देखे हैं। आगे पूरा जितना भी मैटर है वो मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। काफ़ी शानदार मैटर है, आपको इनका बार बार रिवीजन करना है। निश्चित रूप से आपको हमारी इन क्लासेस का फ़ायदा मिलेगा। आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज इन्हीं क्लासों को बार बार आप रिवीजन करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगले क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।